गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है, जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं। और मैं रघुनाथ स्कूल, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, जो सबसे अच्छी आपकी ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करा रहा है, उस रघुनाथ स्कूल में मैं कक्षा 9 में आपको नोट्स के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है वो करा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम अभी तक रूसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। अक्टूबर नवंबर की 1917 की रूसी क्रांति कैसे हुई, कैसे संपन्न हुई, कैसे रूस में गृह युद्ध छिड़ गया, इस प्रकार बोल्शेविकों ने किस प्रकार भूमि सुधार किए, या कम्युनिस्ट पार्टी है उसने किस प्रकार भूमि सुधार किए, इसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम जो रूस में जो गृह युद्ध था, जो लड़ा गया था गृह युद्ध, मुख्य रूप से रूस में गृह युद्ध है वो 1918 से लेकर 1920 तक लड़ा गया था। 1918 से लेकर 1920 तक रूस में गृह युद्ध के हालात रहे थे, जिसमें जार समर्थकों बोल्शेविकों के बीच में है वो टकराव हुआ और रूस है वो एक लंबे गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें जार समर्थकों की सहायता वो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसे जो लोकतंत्रवादी देश थे वो कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूस में इस प्रकार समाजवाद या साम्यवाद है वो फले फूले, रूस में समाजवादी विचारधारा है वो विकसित हो, रूस है वो समाजवाद की ओर अधिक आकर्षित न हो। इसके लिए उन्होंने जार समर्थकों की सहायता भी की थी। तो अक्टूबर के बाद क्या बदला बच्चों, ऐसी क्या चीजें हुई थी? बोल्शेविक आपको पता है निजी संपत्ति के पूर्ण रूप से खिलाफ थे। वो निजी संपत्ति के किसी भी तरीके से केंद्रीकरण नहीं चाहते थे। वे ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का उन्होंने नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जैसा आपको पता है बच्चों, उन्होंने ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण कर चुके थे। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की छूट दे दिया गई। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों से कहा गया कि वो सामंतों की जमीनों को छीन ले, सामंतों की जमीनों पर कब्जा कर ले। सामंतों, भूस्वामी और जो बड़े जमींदार थे, उनकी जमीनों पर बोल्शेविकों ने ऐसा किसानों से कहा कि वो उनकी जमीनों पर अधिकार कर ले, उनको हथिया ले और आपस में बांट ले। तो बोल्शेविक थे, उनका सीधा उद्देश्य था, वो किसानों के समर्थक थे, वो किसान, मजदूर, श्रमिक हितैषी थे। उनके साथ ज़्यादातर किसान, मजदूर और श्रमिकों का समर्थन भी था। इसलिए उन्होंने किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को अपने पक्ष में लाने के लिए, किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो जमीन थी उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के जो पर्याप्त हिस्सा छोड़कर, जो बड़े बड़े मकान मालिक थे, जो धनाढ्य थे, जो जमींदार थे, जो अमीर थे, जो भूस्वामी थे, उनके जो बड़े बड़े मकान थे, उनमें रहने के लिए उनका स्थान छोड़कर जो बाकी मकान होता था उसको बराबर बराबर टुकड़ों में बांटकर उस मकान को भूमिहीन मजदूरों को दे दिया। भूमिहीन मजदूरों को उन मकानों पर अधिकार करने का अधिकार है वो दे दिया। मकानों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए ताकि जो भूमिहीन है, जरूरतमंद लोग हैं, उनके रहने के लिए जगह दी जा सके। उन्होंने इसके अलावा बोल्शेविकों ने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर, जो अभिजात वर्ग, जो धनाढ्य वर्ग, भूस्वामी वर्ग, जो बड़ी बड़ी या ऊंची ऊंची उपाधियां धारण करते थे, उन उपाधियों पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट समय में लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां हैं वो चेंज कर दी गई। इसके लिए 1918 में एक प्रधान प्रतियोगिता हुई। 1918 में एक प्रधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी, जिसे हम बुदियोनोवका का कहते हैं, जिसे बुदियोनोवका कहते हैं, उसका चयन किया गया था। एक सोवियत टोपी, एक अखिल भारतीय, एक अखिल सोवियत टोपी, भारतीय नहीं, एक अखिल सोवियत टोपी बुदियोनोवका
बुदियोनोव का है, उसका चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी थी, उसका नाम बदलकर अब बोल्शेविक पार्टी थी आपको पता है, जैसे व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन, वो बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी में बदलना चाहता था, इसलिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर है वो कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर दिया गया और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया या रूसी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका नाम है वो बदल दिया गया था। इसके लिए नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, लेकिन उन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली को तुरंत बर्खास्त भी कर दिया। उसका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी हुई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी रूस में संस्था थी, तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है वो ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा प्रभावशाली है। तो एक लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों से असहमति के बावजूद, मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक पार्टियां थी, अन्य राजनीतिक विचारधारा थी, उनसे असहमति के बावजूद भी मार्च 1918 में रूस ने जर्मनी के साथ पृथक ब्रिस्टो-लिटवस्क की संधि मार्च 1918 में बोल्शेविकों के सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी में बदल गई और बोल्शेविकों या कम्युनिस्टों ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ एक पृथक संधि कर ली, जिसे हम ब्रिस्टो-लिटवस्क की संधि कहते हैं। ब्रिस्टो-लिटवस्क की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली, आने वाले वर्षों में जो सिर्फ बोल्शेविक पार्टी, सिर्फ एक अकेली पार्टी थी रूस में, अकेली बोल्शेविक पार्टी एकमात्र चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूस एक दलीय पार्टी वाला देश बन गया, जिसमें सिर्फ एक ही दल था, एक ही पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी रूस की एकमात्र पार्टी रहेगी। बोल्शेविक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी को ही मान्यता रहेगी। अन्य सभी राजनीतिक दलों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। अब क्या हुआ, रूस एक दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियन, जितने भी रूस में जो मजदूरों की ट्रेड यूनियन थी, उन पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। ट्रेड यूनियन थे, उनके जो नेता थे वो अधिकतर बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को मानने वाले थे। अब क्या हुआ, ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, बाद में जिसे OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया, बोल्शेविक, जो भी बोल्शेविकों की आलोचना करती थी, जो भी ऐसे व्यक्ति, जो गुप्तचर पुलिस थी, जो बोल्शेविक पार्टी की कोई भी आलोचना करता था, उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था या उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक, क्योंकि ये उग्र समाजवादी विचारधारा थी बोल्शेविकों की, इसलिए बहुत सारे युवा लेखक, बहुत सारे युवा विचारक तेजी से बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टी की ओर आकर्षित होने लग गए थे। बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ उनका झुकाव है वो होने लग गया था। बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टी की ओर उनका झुकाव है वो बढ़ रहा था। जैसा कि आपको बताया है, अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकार और लेखकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू कर दिए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण, लेकिन जो पार्टी के द्वारा जो सेंसरशिप थी उसके कारण जो युवा थे, जो लेखक थे, विचारक थे, उनका शीघ्र ही बोल्शेविक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से विश्वास है वो उठने लग गया था। आज हम रूस में होने वाले गृह युद्ध के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि दिसंबर 1918 तक, दिसंबर 1918 तक, जैसा आपको मैंने बताया था, दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद पर
दिसंबर 1917, 1918 की घटना बाद में पढ़ेंगे। दिसंबर 1917 तक मॉस्को और पेट्रोग्राद दोनों पर बोल्शेविकों का कब्जा है वो हो गया था। 1918 की घटना है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, दिसंबर 1918 की घटना का। दिसंबर 1917 तक बोल्शेविकों ने मॉस्को और पेट्रोग्राद पर अपना नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया था। अब गृह युद्ध की स्थिति के बारे में देखेंगे। गृह युद्ध, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया था तो रूसी सेना वो टूटने लग गई थी। जब बोल्शेविक पार्टी वो सत्ता में आ गई, बोल्शेविक पार्टी ने अपना नामांकन है वो कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। तो नवंबर 1917 तक बोल्शेविक ने वो चुनाव में कराए और उन्हें चुनाव में सफलता भी नहीं मिली। तो बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी है वो रख लिया था। मार्च 1918 में अन्य सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटवस की संधि कर ली और अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया, प्रथम युद्ध से अपने आप को पृथक कर लिया। तो जब बोल्शेविकों ने जमीन की पुनर्वितरण का काम शुरू किया तो रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि रूसी सेना में ज़्यादातर जो सैनिक थे वो किसान थे, वे गांव लौटना चाहते थे, वे अपने गांव जाना चाहते थे, वो उनके गांव सुदूर में थे और भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे। भूमि पुनर्वितरण के काम में है वो अपना भाग है, अपना हिस्सा है वो लेना चाहते थे। ज़्यादातर सिपाही थे वो किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगी। गैर बोल्शेविक, जितने भी जो बोल्शेविक पार्टी इसमें आस्था नहीं रखते थे, गैर बोल्शेविक, समाजवादी, उदारवादी और जो जार के समर्थक थे, उन्होंने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनकी नेता दक्षिण रूस में एकत्रित होने लगे और बोल्शेविक, जिसे हम रेड्स कहते हैं, उनकी वेशभूषा थी वो रेड्स थी, से लड़ने के लिए सैन्य टुकड़ियां वो संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य में ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थक, जिसे हम व्हाइट्स कहते हैं, उनका नियंत्रण हो गया। उन्हें जो समाजवादी थे या जिसे हम ग्रीन्स कहते हैं, सामाजिक क्रांतिकारी थे जिन्हें ग्रीन्स कहते हैं, और जो जार समर्थक थे व्हाइट्स, उनका नियंत्रण हो गया था। उन्हें फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड से और जापान की टुकड़ियों से समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये चारों शक्तियां नहीं चाहती थी कि रूस में साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा वो फले फूले। इसलिए साम्यवादी बोल्शेविक पार्टी की विचारधारा का दमन करने के लिए जो व्हाइट्स थे या ग्रीन्स थे, उनके समर्थन में वे चारों शक्तियां खुलकर आ गई। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच जो गृह युद्ध हुआ था, जो ग्रीन्स, व्हाइट्स और जो रेड्स टुकड़ियां थी, रेड्स किसकी टुकड़ी थी? बोल्शेविकों की। इनके बीच जो गृह युद्ध छिड़ा था, जो गृह युद्ध लंबे समय तक चला था, इस दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं वो पैदा हो गई थी, क्योंकि यह गृह युद्ध है वो पूरे रूसी साम्राज्य में फैल गया था। ये गृह युद्ध है वो पूरे रूस में फैल गया। व्हाइट्स जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, जो जार समर्थक थे और जो जार का समर्थन करना चाहते थे, जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, जिनमें भूस्वामी, जमींदार, जागीरदार, अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे, जो जार के समर्थक थे, जो जार की सत्ता को चाहते थे, वे निजी संपत्ति के हिमायती थे। उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। जो आपको पता है कि बोल्शेविकों ने भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत किसानों को भूमि का वितरण कर दिया गया था, जिसके कारण सैनिक है वो सेना छोड़कर अपने गांव लौटना चाहते थे। तो ऐसे जमींदारों, भूस्वामियों और धनाढ्य वर्ग ने किसानों के प्रति बहुत ही कठोर रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण जो तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लग गया। जो गैर बोल्शेविक थे उनके प्रति व्हाइट्स, जो निजी संपत्ति के हिमायती थी, उन्होंने किसानों के प्रति बड़ी कठोर नीति अपनाई थी। उनकी इन बेवकूफ़ बड़ी हरकतों के कारण जो गैर बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविक विचारधारा को नहीं मानते थे, जो समाजवादी थे, जो जार समर्थक थे, जिसे व्हाइट्स और ग्रीन कहते हैं, समाजवादी थे,
उनका समर्थन भी तेजी से लोगों से जाता रहा और लोग बोल्शेविक पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर, जनवरी 1920 तक जो भूतपूर्व रूसी साम्राज्य था, जो रूसी साम्राज्य जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, उसके अधिकतर हिस्सों पर जो रूसी साम्राज्य था, जो रूसी साम्राज्य फैला हुआ था, विशाल था, उस पर अधिकतर हिस्सों पर बोल्शेविकों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बोल्शेविकों ने उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों, मुस्लिम जिद्दियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे और जो मुस्लिम जिद्दी थे, उन्होंने भी बोल्शेविकों का समर्थन किया और इस समर्थन से बोल्शेविक विजय रहे और पूरे रूसी साम्राज्य पर 1919 और 1920 तक, लगभग 1920 के मध्य तक पूरे रूसी साम्राज्य पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि यह गृह युद्ध करीब करीब 2 से 2.5 वर्ष चला था, जिसमें जो बोल्शेविक थे उन्होंने पूरे रूस पर, रूसी साम्राज्य पर अधिकार है वो कर लिया। जहां रूसी उपनिवेश ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां पर मदद काम नहीं आ सकी थी। मध्य एशिया स्थित खिवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों के बड़े पैमाने पर कत्ल कर दिया। तो स्थानीय राष्ट्रवादी थे, उन्होंने समाजवादी विचारधारा के नाम पर, जो बोल्शेविक थे, उन्होंने स्थानीय राष्ट्रवादियों का कीव में बड़े पैमाने पर नरसंहार कर दिया, कत्लेआम कर दिया। ऐसे हालात में बहुत से लोग ये समझ गए थे कि समझ में आ रहे थे, या उनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बोल्शेविक चाहते क्या है, आखिर उनका मकसद क्या है। आंशिक रूप से इससे निपटने के लिए ज़्यादातर जो गैर रूसी राष्ट्रीय थे, उन्होंने सोवियत संघ जिसे हम यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, दिसंबर 1922 तक में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया जो यूएसएसआर था। आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए जो गैर रूसी साम्राज्य था, उस पर 1922 तक, जो 1922 तक है, वो यूएसएसआर का निर्माण हो चुका था। यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक का निर्माण वो हो गया था, जिसमें रूसी के साथ साथ गैर रूसी जातियां भी शामिल थी और एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ था, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। इस साम्राज्य में बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दी गई थी। यह जो साम्राज्य था वो बोल्शेविकों के द्वारा स्थापित किया गया था और बोल्शेविकों ने इस साम्राज्य में राजनीतिक स्वायत्तता दे रखी थी। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों में कई अलोकप्रिय और सख्त नीति अपनाई थी, जैसे कि घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी गई थी, इसलिए विविध राष्ट्रीयतावादी विश्वास जीतने का प्रयास है वो आंशिक रूप से ही सफल हो पाया था। क्योंकि बोल्शेविकों ने ऐसे कुछ कठोर कानून बनाए थे जिसके कारण जो गैर रूसी जातियां थी उनका समर्थन उन्हें आंशिक रूप से ही मिला था। बोल्शेविकों को आंशिक रूप से ही गैर रूसी जातियों का समर्थन है वो मिला था, आंशिक रूप से ही वो सफल हो पाए थे। तो आज हमने देखा है कि किस प्रकार रूस में 2 साल तक गृह युद्ध की स्थिति रही। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे सैनिक जो किसान थे वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की थी। अनेक नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा हो गए थे और बोल्शेविकों से लड़ने के लिए उन्होंने सैन्य टुकड़ियां बनाई थी, जिसमें समाजवादियों ने ग्रीन्स और जो जार समर्थक थे उन्होंने व्हाइट्स का निर्माण किया था। वो मिलकर रेड्स के खिलाफ, जिसे हम बोल्शेविक कहते हैं, वो रेड्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको आपको समझना है, उसको लिखना है, याद करना है, अंडरलाइन करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको समझना है, फेयर कॉपी डालने। आपकी फेयर कॉपी शनिवार की शनिवार स्कूल में भेज दें ताकि आपकी कॉपी में समय पर चेक कर सकूं। ये आपका होमवर्क है, उसको समझना है। धन्यवाद।